अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फ्रेश एपिसोड ऑफ द टेक शो। सबसे पहले अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। संडे को हमारी Q&A की वीडियो आती है, सैटरडे को न्यूज़ के बारे में कंफर्म नहीं होता कि हमारा द टेक शो आएगा या फिर नहीं आएगा, तो आप लोगों के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है Q&A वाली वीडियो के अंदर शामिल करने के लिए। पहली अपडेट है भाई व्हाट्सएप के बारे में। अब आपको पता है कि व्हाट्सएप के अंदर काफ़ी ज़्यादा नए फीचर्स आ रहे हैं और साथ में ही व्हाट्सएप वाले व्हाट्सएप वेब के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कोशिशें करें उसको इंप्रूव करने के लिए, लेकिन व्हाट्सएप के ऊपर अभी भी जो सिक्योरिटी और प्राइवेसी है उसका काफ़ी ज़्यादा इशू पाया जाता है। तो व्हाट्सएप वेब को लेके अभी वो लोग एक नया काम करने लगे हैं। आप लोगों को कोड वेरीफाई के नाम से एक एक्सटेंशन मिलेगी जो कि आप लोगों ने अपने लैपटॉप वगैरह के लिए इंस्टॉल करनी होगी। उसके बाद वो अब बेसिकली सीन ये है ना कि व्हाट्सएप वेब के थ्रू आप लोगों के व्हाट्सएप अकाउंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अटैक्स हो सकते हैं। तो आप लोग जब इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लोगे उसके बाद जब भी आप व्हाट्सएप वेब के ऊपर लॉगिन करोगे ना तो व्हाट्सएप ऑटोमेटिकली चेक कर लेगा उस एक्सटेंशन के थ्रू अपने सर्वर्स वगैरह के साथ कनेक्ट करके कि आपके पास जो वर्जन चल रहा है व्हाट्सएप वेब का वो ओरिजिनल है या फिर उसको हैकर ने कोई मॉडिफाई वगैरह तो नहीं किया। इस किस्म का कोई फीचर मिलेगा। ओवरऑल काफ़ी अच्छी चीज़ है। वैसे मैं पर्सनली तौर पर व्हाट्सएप वेब को ही यूज़ कर रहा होता हूँ क्योंकि मोबाइल को मैं इतना यूज़ करता नहीं, 24 घंटे लैपटॉप के ऊपर होता हूँ, तो व्हाट्सएप वेब भी चल रहा होता है और कॉल्स भी काफ़ी ज़्यादा हैंडी होती हैं क्योंकि हैंड फ्री के साथ आप इजीली कर सकते हो। फ़ोन के साथ जो है ना इतनी ज़्यादा कोई कन्वीनियंट चीज़ नहीं होती। तो आप लोग क्या करते हो नीचे कमेंट्स के अंदर बता सकते हो। अगली अपडेट है Xiaomi 12 अल्ट्रा के बारे में। अब हम लोगों ने इससे पहले Xiaomi 12 सीरीज़ के अंदर अल्ट्रा को मिस किया, Xiaomi ने उसको अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं करवाया और मुझे समझ नहीं आई कि एक ही सीरीज़ का फ़ोन है जो कि उसको इतना ज़्यादा लेट क्यों कर रहे हैं। पर्सनली तौर पर मुझे ये लग रहा है कि इसको ये ना एंड ऑफ द ईयर तक लेके जाएंगे, इस साल के एंड तक लॉन्च करेंगे जब आईफोन 14 सीरीज़ आएगी। अब इसके बारे में अभी रिसेंटली एक अपडेट सामने आई है, जो स्पेसिफिकेशंस हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 प्लस का प्रोसेसर होगा। इस वक्त जो चल रहा है वो प्लस वाला वेरिएंट नहीं है, वो एक नॉर्मल वेरिएंट है। जो प्लस वाला वेरिएंट होता है वो साल के एंड के ऊपर आ रहा होता है। स्नैपड्रैगन की तरफ से 4900 mAh की बैटरी होगी, साथ में आप लोगों को 120 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिलेगी। अब ये जो 4900 mAh है ना ये 5000 mAh ही आप इसको कंसिडर कीजिएगा। बैक साइड के ऊपर जो कैमरा का मॉड्यूल है वो भी सामने है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस नज़र आ रहा है एज़ कम्पेयर टू Mi 11 अल्ट्रा, बैक साइड के ऊपर कोई भी सेकेंडरी स्क्रीन नहीं है। पर्सनली तो मुझे सेकेंडरी स्क्रीन अच्छी लगती है, आप व्यू फाइंडर के तौर पर यूज़ करके मेन कैमराज के साथ पिक्चर्स वगैरह को कैप्चर कर सकते हो ईजिली। उसको मे भी Xiaomi वाले इस दफ़ा रिमूव कर दे, तो लेट्स सी ये लोग क्या करते हैं। नेक्स्ट अपडेट है टेक्नो के बारे में। अब टेक्नो पाकिस्तान की मार्केट के अंदर भाई काफ़ी ज़्यादा स्लो चल रहा है। भाई कोई फ़ोन लॉन्च करो, हमें भी थोड़ा सा कंटेंट मिले। अभी रिसेंटली हम लोग ने एक न्यूज़ को कवर किया था कि टेक्नो ने सैमसंग के साथ मिलकर एक RGBW सेंसर को तैयार किया है और इस सेंसर के बारे में ये चीज़ कंफर्म की जा रही है कि टेक्नो वाले इसको अपनी अपकमिंग सीरीज़ यानी कि टेक्नो कैमोन 19 सीरीज़ के अंदर यूज़ करने वाले हैं। अब क्योंकि सैमसंग के साथ मिलकर टेक्नो वाले ने ये सेंसर डेवलप किया तो हमें काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी, लेकिन जो मेन फोकस है इस सेंसर के थ्रू टेक्नो का ये है कि लो लाइट के अंदर पिक्चर्स की क्वालिटी को इंप्रूव किया जा सके। और मिड रेंज के अंदर ऑलरेडी जो टेक्नो के फोन है ना वो लो लाइट के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिसेंटली परफॉर्म कर रहे होते हैं, स्पेशली तौर पर जो नाइट मोड होता है ना। तो लेट्स सी के एज़ कम्पेयर टू अभी हमें जो क्वालिटी मिल रही है इस सेंसर के बाद कितनी ज़्यादा क्वालिटी के अंदर इंप्रूवमेंट मिलती है। अगली अपडेट है नोकिया के बारे में। अब भाई नोकिया वालों को भी कोई समझ नहीं आ रही कि स्मार्टफोन मार्केट के अंदर वो लोग क्या करें। अब ये थोड़ी सी बैड अपडेट आप समझ सकते हो क्योंकि जितना कंपटीशन कम होता है उतना ज़्यादा हमारा ही नुकसान होता है। तो नोकिया की तरफ से अब ये चीज़ कंफर्म कर दी गई है कि वो लोग फ्लैगशिप फोन्स को नहीं बनाएंगे। उन्होंने ये कहा है कि हमारे लिए इस वक्त कोई सेंस नहीं बन रही कि हम लोग $800 का कोई स्मार्टफोन बनाएं, क्योंकि भाई सेल हो नहीं रहे, उनकी कुछ समझ आ नहीं रही। आजकल के दौर के अंदर जब बंदा फॉलो कर सकता है इजीली कंपनीज को, चाइनीज़ कंपनीज के ऊपर देखो भाई वो पूरा ओपनली फॉलो कर रही होती हैं, कॉपी कर रही होती हैं दूसरी कंपनीज को, एक दूसरे को कॉपी शॉपी कर रहे होते हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि नोकिया वालों को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों हो रही है अपने आप को मार्केट के अंदर दोबारा इन करने के लिए, क्योंकि ब्रांड वैल्यू ऑलरेडी नोकिया की बनी हुई है। लोगों को पता है नोकिया क्या है और उसकी क्या पूरी एक सिचुएशन है, लेकिन इन लोगों से कोई अच्छा फ़ोन मार्केट के अंदर आ ही नहीं रहा। एक फ़ोन आया था पिछले दिनों के अंदर जिसकी प्राइस 1,14,000 इन लोगों ने रख दी हुई थी। तो आई डोंट नो कि ये सीन क्या है। और अभी जिस बेस के ऊपर नोकिया वाले चल रहे हैं ना मार्केट के अंदर, जो नॉर्मल फ़ोन होते हैं 2G टाइप के, वो भी मुझे लगता है कि ज़्यादा नहीं चलेंगे, क्योंकि जो चाइनीज़ मार्केट के अंदर कंपनीज है ना वो आहिस्ता आहिस्ता मार्केट को ऊपर लेके जा रही हैं। स्मार्टफोन का जो एक शिफ्ट है ना, जो मिनिमम रेंज है जहाँ पर स्मार्टफोन आप लोगों को मिल रहा होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई हुई है। 8, 9, 10 हज़ार के अंदर आपको एक स्मार्टफोन मिल जाता है। तो लेट्स सी कि नोकिया वालों के जो छोटे फ़ोन्स हैं वो भी कब तक सेल होते हैं। लेकिन ओवरऑल काफ़ी एक डिसअपॉइंटमेंट वाली चीज़ है कि फ्लैगशिप कैटेगरी के अंदर वैसे इनके फ्लैगशिप को इतने फ़ोन्स है भी नहीं थे, नॉन एग्जिस्टेंस लेवल के ऊपर ये चल रहे थे।
लेट्स सी कि इन लोगों का आगे क्या प्लान होता है। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट है पोको F4 के बारे में। तो अभी रिसेंटली FCC सर्टिफिकेशन के ऊपर पोको F4 लिस्ट हुआ है, जिसके अंदर हमें बताया जा रहा है कि एंड्रॉइड 12 के साथ ये वाली डिवाइस आएगी, MIUI 13 के ऊपर बेस्ड होगी, विच इज़ नॉट एन इंपॉर्टेंट थिंग टू नो। इसके अलावा ये चीज़ भी कही जा रही है कि 4400 mAh की बैटरी होगी, साथ में 67 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट। अब 4400 mAh की बैटरी एक ऐसे फोन के अंदर जो कि थोड़ा सा गेमिंग सेंट्रिक टाइप का होगा, आई थिंक के थोड़ी सी कम है, 5000 पोको शोको वाला कर देना इसको। इसके अलावा स्नैपड्रैगन 870 का प्रोसेसर कहा जा रहा है। इस चीज़ के बारे में तो हमें ऑलरेडी पता है। जो डिज़ाइन होगा उसके बारे में मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि भाई कौन सा डिज़ाइन, किस लाइनअप का डिज़ाइन यूज़ किया जाता है, क्योंकि अभी हम लोग ने पोको के जो फ़ोन्स देखे ना रिसेंटली यूरोपियन मार्केट के अंदर लॉन्च हुए हैं, वो काफ़ी अग्रेसिव टाइप के डिज़ाइन के साथ आए हैं। इसका डिज़ाइन किस किस्म का होता है, जो कि काफ़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। अभी तक कोई भी डिज़ाइन वगैरह सामने नहीं आया। अगली जो अपडेट है ये हम लोग ने थोड़ी सी मिस कर दी थी। अब पिछले वीक के अंदर एक सैमसंग के बारे में रिपोर्ट सामने आई थी, जिसके अंदर ये चीज़ कही गई थी कि सैमसंग ने तकरीबन 10,000 एप्लीकेशंस के ऊपर थ्रोटलिंग लगाई हुई है। लाइक आप लोग जब उनको सैमसंग के फ़ोन्स के अंदर यूज़ करते हो ना, तो वो अपनी मैक्सिमम परफॉर्मेंस के ऊपर नहीं चल रही होती। सैमसंग ने उनकी परफॉर्मेंस को कम इसलिए किया हुआ है ताकि फ़ोन्स को ना हीटिंग से बचाया जा सके, और इसका नाम था गेम ऑप्टिमाइजेशन सर्विसेज। गेम ऑप्टिमाइजेशन सर्विसेज के अंडर सैमसंग ये काम कर रहा था, जिसके बाद ये चीज़ एक्सपोज हुई, काफ़ी ज़्यादा सैमसंग को बैकलैश वगैरह देखने को मिला। अभी सैमसंग ने इसको सोल्व कर दिया हुआ है। इसके बारे में ये चीज़ भी रिपोर्ट की जा रही थी कि भाई सैमसंग वाले अपने फ़ोन को स्लो कर रहे हैं, लाइक सैमसंग जानबूझ के एप्पल की तरह स्लो कर रहा था। लेकिन मुझे लगता है कि सैमसंग का जो प्लान था ना वो कुछ और था, क्योंकि अगर ये बात होती तो सैमसंग भाई अपने नए फ़ोन्स को क्यों स्लो करता, कुछ पुराने फ़ोन्स होते तो चलो ये बात समझ भी आती थी। लेकिन अच्छा काम सैमसंग ने यहाँ पर ये किया है कि उन लोगों ने अपडेट को रोल आउट करना स्टार्ट कर दिया हुआ है। अब आपको जो परफॉर्मेंस मिलेगी वो मैक्सिमम लाइक टॉप नॉच मिलेगी। तो इस इशू को उन लोगों ने अच्छी बात है कि सोल्व कर दिया हुआ, एप्पल की तरह लटका है वगैरह इसको नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट 2 अपडेट्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी नेटवर्क कंपनीज चल रही हैं उनकी किस किस्म की हमें सर्विसेज मिल रही हैं। कोई बंदा अपनी सर्विस से खुश नहीं है, चाहे लाहौर के अंदर बैठा, चाहे कराची के अंदर बैठा, चाहे वो किसी गाँव के अंदर बैठा है। लाहौर की तो मैं आप लोगों को पर्सनली तौर पर एग्जाम्पल देख सकता हूँ कि भाई टेलीनॉर इज़ अ फर्स्ट लाइक सर्विस, क्योंकि मुझे अब शिफ्ट करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल, तो मैं शिफ्ट नहीं कर पा रहा। अब एक और स्कैम जो कि आप लोगों के साथ मैं पहले भी शेयर कर चुका हूँ कि ये लोग क्या करते हैं कि भाई ऑटोमेटिकली बैलेंस को काटने शुरू कर देते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पोस्ट मैंने देखी है जिसके अंदर वो लोग कहते हैं कि भाई गेम सर्विसेज के नाम के ऊपर ना ऑटोमेटिकली कोई ना कोई सर्विस को एक्टिव कर देते हैं, और आपका जो बैलेंस होता है, फॉर एग्जाम्पल एक हफ्ता पहले आपका 150-200 रुपये बैलेंस रहा, तो एक हफ्ते के बाद ऑटोमेटिकली कट कुट के वो 20-25 रुपये रह जाता है। तो ऑटोमेटिकली ये सर्विसेज को इनेबल करते हैं और बैलेंस को काट रहे होते हैं, जो कि आप लोगों ने कभी सब्सक्राइब भी नहीं की होती। अगर इनको कॉन्टैक्ट करो तो आगे से कहते हैं कि भाई आपने किसी लिंक के ऊपर क्लिक किया होगा। ये चीज़ मेरे साथ पर्सनली तौर पर भी हुई है, मेरा बैलेंस लाइक कट गया। एक दफ़ा मैंने कॉल की, मुझे आगे से कह रहा है कि भाई आपने मोबाइल डाटा ऑन किया, इवन कि मैंने मोबाइल डाटा ऑन नहीं किया, मैं अपने होशो आवाज़ में था टोटली तौर पर, तो वो मानना नहीं है, तो बस बहस बुस करके वो चला गया। तो ये काफ़ी एक लाइक वियर्ड चीज़ है। पीटीए को मुझे लगता है कि इसके ऊपर थोड़ी सी नज़रसानी करने की कोशिश करनी चाहिए कि ये लोग बेसिकली कर क्या रहे हैं। ये लाइक हर जगह के ऊपर लाइक अजीब सिस्टम चल रहा है। इसके अलावा एक और चीज़ जो कि मैं अब जब इस पोस्ट को देख रहा था, फेसबुक के ऊपर वॉइस ऑफ कस्टमर के नाम से ग्रुप है, उसके अंदर एक और चीज़ जो कि मैंने देखी, जो मेरे साथ पर्सनली तौर पर तो नहीं हुई लेकिन मैंने देख रहा था, जैज़ कैश और इजी पैसा के बारे में एक स्कैम होता है। अब जब आप पैसे डिपॉजिट करते हो ना, तो अकॉर्डिंग टू जैज़ कैश एंड इजी पैसा आपको कोई चार्जेस नहीं देने होते, लेकिन जो दुकानों वाले वो क्या करते हैं कि आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस को ले रहे होते हैं, लाइक कोई 5 रुपये ले रहा होता है, कोई 20 रुपये ले रहा होता है। तो इस किस्म के पैसे वो आपसे चार्ज कर रहे होते हैं, जो कि अपेरेंटली एक फ्री चीज़ होनी चाहिए थी। तो इस स्कैम के बारे में भी अगर आप लोग लाइक यूज़ करते हो ना जैज़ पैसा और इजी कैश, तो कंफर्म कर लें कि भाई वाकई में कोई आपको फ़ी देनी पड़ती भी है या फिर नहीं देनी पड़ती, क्योंकि कोई फ़ी होती नहीं है, वो जानबूझ के ले लेते हैं। तो आप अपने आप को थोड़ा सा बचा सकते हो अगर आप लोग डेली बेसिस के ऊपर इन सर्विसेज को यूज़ करते हो। मैं पर्सनली तौर पर जैज़ कैश और इजी पैसा वगैरह को यूज़ करता नहीं, तो मुझे इसके बारे में कोई कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन ये चीज़ भी रिपोर्ट की जा रही थी वहाँ पर। तो बस यही अपडेट्स हैं आज के लिए। वीडियो खत्म करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों के लिए आज की वीडियो यूजफुल होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जाने से पहले कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।